ऑयल रिच कंट्री विथ यंग पॉपुलेशन एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ईरान को आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस होना चाहिए था, बट टुडे ईरान इज बैटलिंग विथ स्काई हाई इन्फ्लेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कोलैप्सिंग करेंसी। और अभी जो ईरान में प्रोटेस्ट्स हुए, उनके पीछे ये कुछ मेजर रीजंस थे। सो व्हाई एंड हाउ डिड ईरान गेट इनटू दिस मेस? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन टुडेज वीडियो। आज के वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई वुड रेकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, पर अगर किसी को कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है देन दीज आर द टाइम स्टैम्प्स। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की, क्योंकि एक्सट्रीम इन्फ्लेशन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ईरान में पिछले 10-15 साल से इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली डबल डिजिट्स में ही घूम रहा है। और 2018 में जब ईरान पे सैंक्शंस लगे, उसके बाद तो इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली 25 to 40% के बीच में रहा है। और उसके साथ उनकी करेंसी ईरानियन रियाल डॉलर के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली कोलैप्स होती रही। कभी कभी तो एक ही साल में 40 to 50% तक डेप्रिशिएट हुई है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो डेली इसेंशियल्स है, जैसे कि ऑयल, मेडिसिन, सब्जी, ये सब धीरे धीरे महंगा होता रहा। और उनकी करेंसी कोलैप्स होने की वजह से जो इंपोर्ट्स थे, जैसे कि मशीनरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हद से ज़्यादा महंगे हो गए। और इन बढ़ते खर्चों के साथ उनकी सैलरीज कैचअप नहीं कर पाई। तो फिर जो मिडिल क्लास आदमी 7-8 साल पहले एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा था, वो आज बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब बात करते हैं ऑयल की। ईरान के पास मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। काफी सालों तक ईरानियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 60% से ज्यादा और एक्सपोर्ट्स का 80% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से आता था। तो जब ऑयल की प्राइसेस हाई थी तो सब अच्छा चल रहा था, बट यही कंफर्ट एक ट्रैप बन गया। क्योंकि जब ऑयल प्राइसेस गिरने लग गए या सैंक्शंस की वजह से ऑयल एक्सपोर्ट्स हिट हुए, उनकी पूरी इकोनॉमी हिल गई। जो इकोनॉमी एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है, वो स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल होती है। और मार्केट्स उन्हीं इकोनॉमीज को रिवॉर्ड करता है जहां पर ग्रोथ मल्टीपल सेक्टर्स के वजह से आ रही हो। नेक्स्ट फैक्टर इज ग्लोबल आइसोलेशन एंड सैंक्शंस। तो जब 2016 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस थोड़े हल्के कर दिए थे, तो 3 चीजें हुई। एक तो एफडीआई वापस आना स्टार्ट हो गया, सेकंड उनके बैंक्स ग्लोबल सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए, और थर्ड उनका ट्रेड इंप्रूव हुआ। तो कुछ टाइम के लिए ईरान की इकोनॉमी स्टेबल लग रही थी, बट जैसे ही सैंक्शंस वापस आए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया और एफडीआई प्रैक्टिकली वैनिश हो गए। उसी के साथ उनके बैंक्स ग्लोबल सिस्टम से कट ऑफ हो गए, तो फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करना बिकेम वेरी डिफिकल्ट एंड उनके ऑयल और नॉर्मल एक्सपोर्ट्स दोनों ही क्रैश कर गए। तो कंट्री कितनी ही रिसोर्स रिच क्यों ना हो, अगर वो ग्लोबल कैपिटल और बैंकिंग सिस्टम से कट ऑफ हो जाए तो ग्रोथ तो सफोकेट होती ही है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की। ईरान ने सालों से क्रॉनिक फिस्कल डेफिसिट्स रन किया है। मतलब गवर्नमेंट जितना कमाती थी उससे कई ज्यादा खर्चा करती थी, और फिर इस गैप को फिल करने के लिए वो नोट्स छापते थे। और जब डेफिसिट्स बार बार प्रिंटिंग से फंड होते हैं, तो फिर मनी सप्लाई तेजी से ग्रो करता है, और यही से हाइपर इन्फ्लेशन जैसे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीबीज। फ्यूएल, ब्रेड, ऐसी एवरीडे चीजें सब्सिडाइज्ड रखना पॉलिटिकल एंगल से तो अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में लोग भी खुश रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे 3 चीजें होती है। आपके बजट पर कंसिस्टेंटली प्रेशर बढ़ता रहता है, और इससे आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है। सेकंड, जो नेसेसरी रिफॉर्म्स है उन्हें बैकसीट लेनी पड़ती है। और थर्ड, जब इन सब्सिडीज को हटाने की बारी आती है तो नेचुरली बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। एंड ईरानियन गवर्नमेंट को यही नहीं समझा कि शॉर्ट टर्म फ्रीबीज कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज। ईरान में एक और कोर इशू है, वीक प्राइवेट सेक्टर।
ऑयल, बैंकिंग, टेलीकॉम ऐसे सेक्टर्स आइदर हेविली स्टेट कंट्रोल है या फिर सेमी स्टेट एंटिटीज के हाथ में है। इसका रिजल्ट लेस कंपटीशन, लेस इनोवेशन एंड हाई इनएफिशिएंसी। ऊपर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी ईरान काफी खराब है। करप्शन, स्लो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, अनरिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक वोलैटिलिटी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज, इनके चलते एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेने से ही डरते हैं। और इन चीजों के वजह से आज ईरान में एजुकेटेड पॉपुलेशन तो है, बट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो ये थी ईरान की इकोनॉमी की केस स्टडी। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए, सो दैट आई कैन प्लान सिमिलर कंटेंट इन द फ्यूचर एज वेल। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।